चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा था, लास्ट हम वो सेक्शन 235 236 पे बात कर रहे थे। तो अगर वो टॉपिक्स जो कल पढ़ाए उसमें से आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। हाँ, ये प्रोवाइडेड दैट वाला, हाँ, that such disbursement shall continue to be made to the entitled shareholder for a period of 1 year who for any reason had not been made disbursement within the set period of 60 days। वो पिछले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। सब सेक्शन 4 में जो अपन बात कर रहे थे ना 84 पे जो लास्ट पॉइंट है नीचे, उसमें क्या बोला था कि जो बैंक अकाउंट आप ओपन करवाओगे सेपरेट बैंक अकाउंट, उसमें वो पैसा रख देना है। वो बैंक अकाउंट एटलीस्ट 1 साल के लिए वर्क करना चाहिए, मतलब आपको तब तक तो मेंटेन करना ही है। बट बैंक अकाउंट ओपन करवाते ही या वो स्कीम अप्रूव होते ही 60 डेज में पेमेंट कर देना। वो पॉइंट तो क्लियर था, वही 60 डेज वाली बात ही कंटिन्यू हो रही है। तो आपको नॉर्मली सब सेक्शन 4 में क्या बोला कि 60 डेज के अंदर डिसबर्समेंट कर देना। 60 डेज कब से? जब से वो पिछली वाली कंपनी से पैसा आ गया था, उसे 60 डेज में आगे पास ऑन कर देना। ये 60 डेज को एक्सटेंड करके 1 साल तक लेके जा सकते हैं, ऐसा बोला। इसलिए पीछे बोला भी था कि अकाउंट भी 1 साल तक ओपन रखना है। तो वो 1 साल में पहले 60 डेज में यू मेक द बेस्ट एफर्ट कि सारा पेमेंट हो जाए। बट वो पहले 60 डेज में अगर किसी को पेमेंट नहीं पहुंच पाया फॉर एनी रीजन, तो आप उसके बाद भी तो पेमेंट कर ही सकते हो। तो पहला अपना टोटल 1 ईयर हो गया, 60 डेज नॉर्मल टाइम लिमिट और विथ एक्सटेंशन, हाँ, मैक्सिमम 1 ईयर तक जा सकता है इन एनी कंडीशन। वैसा बोलो और कोई पॉइंट कल वाला, साथ में रूल्स थे, उसमें कुछ डाउट? रूल 27 पढ़ा आप लोगों ने, उसमें कोई क्वेरी है? वो लैंग्वेज आपको सेकेंड पॉइंट में बी वाला, हाँ मतलब ए वाला भी ना, दोनों। हाँ तो सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं पूरा। सब रूल 2 है। इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, द ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स: the highest price paid by the acquirer, person or group of person for acquisition during the last 12 months। ये जो acquirer है ये अपना रूल 20 सेक्शन 236 से रिलेटेड है ना। 236 में acquirer कौन था? जिन्होंने इधर उधर से 90% शेयर जुगाड़ लिए, अब बाकी के 10 वालों को बोला तुम्हारी तो चलेगी नहीं, ऑफर दे रहे हैं शेयर बेच दो। तो ये तो acquirers हैं। तो इन लोगों ने लास्ट 12 महीने में अलग अलग जगह से शेयर खरीदे होंगे, तो उन्होंने जहां से भी शेयर खरीदे होंगे, इस अक्वायरर ने जो भी बेस्ट प्राइस पे किया होगा पिछले 12 मंथ्स में हाईएस्ट, वो प्राइस यहाँ पे कंसिडर होगा। तो देखो मांगने वाला भी तो यही पकड़ेगा, भाई तुमने पिछले 12 महीने में उसको तो इतने पैसे दिए, मुझे इतने कम क्यों दे रहे हो? तो वो ना पैरामीटर तो वैसे होगा ना। आप अगर मुझसे मेरे शेयर मांगने आए और मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, तो मैं भी तो मार्केट से पता करूंगा ना कि आप लोगों ने बाकी डील्स क्या प्राइस पे किए। तो मुझे आप शेयर का एक प्राइस ऑफर कर रहे हो, जैसे कल अपन बात करें 500 रुपये, तो मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि आपने 3 महीने पहले किसी से इसी कंपनी के शेयर 650 में खरीदे हैं, तो मैं वो बात पकड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम पड़ा बाहर तो आपने 650 दिए, अब हमको 500 ही दे रहे हो, तो वही पैरामीटर बन जाएगा। जब अपना ऑफर प्राइस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये एक फैक्टर भी रेलिवेंट होगा वैसा। तो ये 12 महीने वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स टू बी डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वो तो हो गई। तो इन शॉर्ट 2 चीजें हो गई ना, एक फेयर प्राइस बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर और एक प्राइस वो जो आपने मार्केट में किसी और को अभी दी है। तो मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस दोनों को कंसीडर करके कुछ अमाउंट पे अपने अग्री कर सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट रूल 27 में या दोनों सेक्शंस में? क्लियर? आगे देखें, बीच में अपना 26A बाकी था, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग विच इज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। कोई बहुत टेक्निकलिटी तो नहीं आने वाली है, बट वो डीमैट वाली बात दे रखी है, तो एक बार टैली कर लेते हैं ये क्या पॉइंट्स है, और आपको मेन चीजें हाईलाइट करनी है तो आप साथ साथ में करते जाना, लैंग्वेज के साथ ही देख लेते हैं। चलो, सब रूल 1 क्या बोल रहा है 26A का? द कंपनी शैल विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ द शेयर्स टू बी अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स इन द डीमैट फॉर्म। मैं देखो अक्वायरर ने तो पैसे दे दिए, लो भाई आप अपने जो भी है ये टारगेट अपनी माइनॉरिटी वाले उनको पैसे पहुंचा देना और हमको शेयर ट्रांसफर कर दो। तो कंपनी क्या करेगी, किसी को पे ऑफ करने से पहले अपनी एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं ना, क्या एक बार चेक कर लेते हैं सही इंसान को तो पैसा जा रहा है। लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसमें नहीं आता, बोले 1 रुपया भेज रहा हूँ, देख ले आ गया भाई। 1 रुपया क्या भेज रहा है, भेजा 100 रुपये तो भेज कम से कम। 100 रुपये अगर किसी गलत अकाउंट में चले गए कौन सा लूट जाएगा। 1 रुपया क्या होता है, तो 1 रुपया भेजते हैं। अब किसी से पेमेंट लेना है 3000 रुपये, उसने 1 रुपया भेजा, मैं बोला आ गया,
अब वो और नमूना है उसके बाद 2999 भेजेगा, मतलब गरीब इंसान 3000 पूरे भेज दे, एंट्री में दिख रहा है 2999 और 1 रुपया। वो अकाउंटेंट को जब बाद में स्टेटमेंट भेजता हूँ ना, बोले ये क्या है, मैं बोला ये पहले ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले 1 रुपया आता है, फिर बाकी का 2999 आता है। वो भी सोच रहा है 3000 राउंड फिगर ही कर दिया, 1 रुपये में क्या बचा लिया और क्या रख लिया, वैसा है तो लोग करते हैं वैसा। तो ये पॉइंट है। तो बोला अगले 2 हफ्ते में जो कंपनी है पहले एक बार रीवेरीफाई कर लेगी लिस्ट के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन कौन है, ये पैसा किसको पास ऑन करना है, क्योंकि डीमैट के चक्कर में वही है ना, फिर ऑनलाइन एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा कौन बेनिफिशियरी करेक्ट वाला है वैसा। आफ्टर वेरिफिकेशन द कंपनी शैल सेंड नोटिस टू सच माइनॉरिटी शेयर होल्डर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier or by email about a cut-off date which shall not be earlier than 1 month after the date of sending of the notice on which the shares of minority shareholders shall be debited from their account and credited to the designated demat account of the company unless the shares are credited in the account of the acquirer as specified in such notice before the cut-off date। एक डेडलाइन दे दी ना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज दिया कि भाई देखो आपके शेयर्स है ना, एक डेट के बाद आपके अकाउंट से अपने आप डीमैट में से डेबिट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो टाइम है, ये जो गैप है, एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए। मतलब आज नोटिस मिला आपको, मैं बोला 3 दिन में शेयर डेबिट हो जाएंगे, इतना जल्दी नहीं हो सकता। नोटिस देने के बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में कम से कम 1 महीने तक तो शेयर रहने चाहिए, उसके बाद आप अपने आप डेबिट करवा लो, ऑटोमेटिक ले लो, उसमें से चलेगा। और ये किसके डीमैट अकाउंट में जाएंगे? कंपनी के डीमैट अकाउंट में, नॉट इन द डीमैट अकाउंट ऑफ द अक्वायरर। हाँ, इन बिटवीन अगर अक्वायरर को वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है, एक ऑप्शन है कि डायरेक्टली अक्वायरर के डीमैट में ही शेयर ट्रांसफर हो गए तो कंपनी के पास नहीं आएंगे। तो विद इन 1 मंथ अगर कोई डील हो गई तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाई डिफॉल्ट फिर कंपनी के पास आएंगे। तो एक कट ऑफ डेट जो है ना वो कोट करनी पड़ेगी। कट ऑफ डेट तो आपको पता है, राइट शेयर बोनस शेयर में भी तो ये टर्म अपने पढ़ते ही थे कि उस डेट पे जिसके अकाउंट में जो शेयर होंगे या वो राइटफुल ओनर होगा या उसको ऑफर मिलेगा, वैसा तो कट ऑफ डेट जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अ कॉपी ऑफ द नोटिस सर्व्ड टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर शैल आल्सो बी पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली विद 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स in the district in which the registered office of the company is situated। चलो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अपने कौन से पॉइंट पे, 3rd वाले पे। हाँ, कॉपी सर्व की है तो उसको न्यूज़पेपर में छपवा दो, और क्या। तो वो तो अपने को पता है, कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल दो, ओपन नोटिस हो गया ना वैसा। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी इमीडिएटली आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस रिगार्डिंग दिस कट ऑफ डेट एंड सबमिट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। वो CDSL NSDL को तो बताना ही पड़ेगा ना कि भाई ऐसी बात हुई है, हमने नोटिस दिया है, अब 1 महीने का टाइम यहाँ से काउंट होगा, तो 1 महीने के बाद ऑटो डेबिट हो जानी चाहिए। तो डेबिट करेगा कौन? CDSL NSDL तो रिकॉर्ड्स अपडेट करेगी ना, तो उनको इंटीमेशन देना नेसेसरी है। और उसके साथ साथ उनको और क्या डिटेल्स चाहिए वो लिस्ट की हुई है। द कॉर्पोरेट एक्शन इज बीइंग इफेक्टेड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन। उनको बता दो साथ में कि 236 की वजह से हम ऐसा नोटिस दे रहे हैं, रीजनिंग दे दो और कुछ नहीं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हु शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म have been informed about the corporate action। उनको बता दिया है, वो इन नोटिस की कॉपी इनको भी दे देना साथ में। माइनॉरिटी शेयर होल्डर शैल बी पेड बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन। पैसे टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा, कुछ प्रॉब्लम बाद में निकली, तो वो पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम खुद लायबिलिटी ले रहे हैं कि हम सब कुछ सोच समझ के और ठीक से कर रहे हैं, कल को कुछ प्रॉब्लम ही ना तो आप हमें ब्लेम कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन भी दे दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वैसा। फिर फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू कॉर्पोरेट एक्शन द बोर्ड शैल ऑथोराइज द कंपनी सेक्रेटरी और इन हिज एब्सेंस एनी पर्सन टू इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी। वो तो आपको पता है, ये सारे कंप्लायंस वर्क तो आपके पास ही आने वाले हैं, वो अंडरस्टूड सी बात है। अपॉन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन द डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स of the minority shareholders who have not on their own transferred their shares in favor of the acquirer। पहले बात हुई 1 मंथ के अंदर अगर डायरेक्टली जो शेयर्स के ओनर है माइनॉरिटी वाले, उन्होंने अक्वायरर को शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो फिर तो ये कट ऑफ डेट पे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 महीना हो चुका है और जिन लोगों ने अभी तक बाय डिफॉल्ट अक्वायरर को शेयर ट्रांसफर नहीं किए, उनके शेयर अब ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे। वैसे तो 2 चीजें हो गई ना, विद इन 1 मंथ या तो आप खुद ही अक्वायरर को शेयर ट्रांसफर कर दो, या फिर 1 मंथ के बाद आपके अकाउंट से बाय डिफॉल्ट वो डेबिट हो जाएंगे। After receiving the intimation of successful transfer of the shares from the depository under the sub-rule 6, the company shall immediately disburse the price of the shares so transferred to each of the minority shareholders after deducting the applicable stamp duty, which shall be paid by the company on behalf of the shareholders in accordance with the Stamp Act। चलो वो तो प्रोसीजरल बात होगी, इमीडिएटली बोला, यहाँ 60 डेज ऐसा कुछ नहीं बोला है। डीमैट है ना, सब ऑनलाइन होता है, तो जैसे शेयर डेबिट हुए, इंटीमेशन गया,
NSDL CDSL ने अप्रूवल दे दिया कि भाई शेयर हो चुके हैं डेबिट, ट्रांसफर कर दिया हमने, बस इमीडिएटली उनके पैसे पे करो। अब इमीडिएटली का मतलब है वेरी नेक्स्ट डे, इसमें ऐसा कुछ 60 डेज वाली बात नहीं बोली। फिजिकल वाला चक्कर होता है, बैंक ट्रांसफर करना होता है तो 60 डेज का टाइम पीछे दिया था। डीमैट में तो ऑनलाइन ट्रांसफर है तो वो इमीडिएट हो जाना चाहिए, तो वैसे अपने काउंट करके चलेंगे। अब इसमें पेमेंट करते रहे, स्टैम्प ड्यूटी के नाम के पैसे आप काट सकते हो। अब स्टैम्प एक्ट जो है 1899 का, वो अपन ने पढ़ा है JIGL में, वही वाला टॉपिक है। उसमें पहले रूल ऐसा आया था कि डीमैट सिक्योरिटीज पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अपन ने जब पढ़ा था बीच में बात वैसी हुई भी थी, फिर बाद में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब डीमैट लेके आए थे ना तो पब्लिक को लालच दिया कि फिजिकल शेयर्स में ट्रेड करोगे ना तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और 100 रुपये पे 25 पैसा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। फिर इन्होंने बोला डीमैट पे आ जाओ, अगर डीमैट पे आ गए तो स्टैम्प ड्यूटी माफ। तो उस चक्कर में लोग डीमैट पे स्विच हुए, कुछ टाइम तक चला, फिर एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, अब बोले डीमैट पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो एक्चुअली में डीमैट पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। आप शेयर्स का सेल परचेज करते हो ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, वो ईमेल पे भेजते बाद में, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड करके देखना। अगर आपको वो जानना होगा आपके उस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस कौन कौन से लगे, एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, एक डीमैट चार्जेस लगते हैं 20 रुपये या जो कोई परसेंटेज में है, उस पर GST लगता है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी वाले चार्जेस भी लगते हैं, कुछ पैसों में लगेंगे। नॉमिनल अमाउंट के 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 25 पैसा बहुत छोटा अमाउंट है, बट चार्ज तो लगता है। तो डीमैट सिक्योरिटीज आर नॉट फ्री फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एट प्रेजेंट, इट इज टैक्सेबल, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, upon successful payment to the minority shareholders, the company shall inform the depository to transfer the shares of such shareholders kept in the designated demat account of the company to the demat account of the acquirer। ये तो बात की स्टोरी हो गई, पहले माइनॉरिटी से शेयर ले लिए, उनको पैसा पहुंचा दिया, अब ये शेयर कंपनी के तो है नहीं है, तो अक्वायरर को देने हैं, तो वो लोग अक्वायरर को ट्रांसफर कर देंगे, तो वो प्रोसीजर आगे का है। Next, in case where there is a specific order of the court or tribunal or statutory authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend, or where such shares are pledged or hypothecated under the provision of the Depositories Act, the depository shall not transfer the shares to the minority shareholders of the minority shareholders to the designated demat account of the company under sub rule 6। अब कोर्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो फिर ऑब्वियस है कि ये प्रोसीजर तब तक रुक जाएगा जब तक उनका स्टे लगा हुआ है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट स्टे लगा हो तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो अंडरस्टूड है। ओके, तो ये आपका 26A जो है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट, सिंपल रूल था, बट जितना टॉपिक है पूरा एक शॉर्ट नोट के बराबर भी। उनको डीमैट वाला पॉइंट अगर टारगेट करना हो ना तो आंसर बना के पूछ सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, आने को कुछ भी आ सकता है, अगर आंसर बनने लायक टॉपिक है तो डेफिनेटली बन सकता है। नहीं पूछा है पिछली बार तो ज्यादा चांसेस है, हर बार कुछ नया ढूंढते हैं लोग, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए 237 पे तो बात हो गई थी, आप पढ़ के भी आए थे, अभी भी उसमें कुछ लैंग्वेज में किसी का डाउट हो, कल पढ़ना बाकी था, आज पढ़ा, ऐसा कुछ कंप्लीट है। तो आगे देखें 238, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। इन रिलेशन टू एवरी ऑफर ऑफ अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी अंडर 235 देखा अपन ने कल, क्या था 235 डिसेंडिंग वाले, ठीक है ना। Every circular containing such offer and recommendation to the members of the transferor company by its directors to accept such offer shall be accompanied by such information and in such manner as may be prescribed। तो प्रोसीजरल बात है, एक सर्कुलर इशू करना चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई किस बेसिस पे हम ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और इंटीमेशन देना है। Every such offer shall contain a statement by or on behalf of the transferee company disclosing the steps it has taken to ensure that necessary cash will be available। बता दो ना डिसेंडिंग वालों को कि देखो भाई आपके शेयर हमने ले तो लिए और ले रहे हैं, बट पैसों का टेंशन नहीं, हमने क्या अरेंजमेंट किया आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई वो पैसा हमने आपकी कंपनी को दे दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा, वट एवर इट इज। तो डिसेंडिंग वाले स्कीम से अग्री नहीं कर रहे हैं, उनके शेयर हम उनसे ले रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट वो फियर नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि शेयर भी चले जाए और पैसे के लिए भागना पड़े। तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा रीअश्योरेंस मिल जाएगा उनको, और कुछ नहीं। Every such circular shall be presented to the registrar for registration and no such circular shall be issued until it is so registered। वो तो प्रोसीजर है, ROC में आपको पहले सर्कुलर की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, उसके बाद आप दे सकते हो। Provided the registrar may refuse for reasons to be recorded in writing to register any such circular which does not contain the information required to be given or which sets out such information in manner likely to give a false impression and communicate such refusal to the parties within 30 days of application। Implied था, आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दोगे सर्कुलर के थ्रू तो रजिस्ट्रार मना करेगा कि भाई मैं इसको एनरोल नहीं कर सकता हूँ, और उसका रीजन भी आपको राइटिंग में देगा, और ये सारी चीजें 30 डेज में हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं। अपील शैल राइट टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ROC, अगर वो रिफ्यूज करते हैं आप अपील में जा सकते हो। द डायरेक्टर हु इशूज अ सर्कुलर व्हिच हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड अंडर द गिवन क्लॉज शैल बी लायबल टू पेनल्टी। बिना ROC में सबमिट किए अगर सर्कुलर आपने पास ऑन कर दिया
तो फिर वो डिसेंडिंग वालों को तो उसमें पेनल्टी आ जाएगी 1 लाख रुपए, तो हैवी फाइन ध्यान रखना पड़ेगा। 238 भी हो गया। 213 वो ऊपर वाले पॉइंट में मेंशन किया, देखो उससे कनेक्टेड है। ए पॉइंट देखना, इन रिलेशन टू एवरी ऑफर ऑफ अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स or any class of shares in the transferor company to the transferee company, every circular containing such offer and recommendation to the members of the transferor company by its director, तो ट्रांसफरर कंपनी की बात हो रही है, उसके डायरेक्टर की बात हो रही है, टू एक्सेप्ट सच ऑफर शैल बी अकम्पनीड बाय सच इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑफर आया किसकी तरफ से था, ट्रांसफरी कंपनी की तरफ से, कि हम आपके ट्रांसफरर कंपनी के डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदना चाहते हैं, वही बात हो रही थी। तो भाई जो एक्सेप्टेंस है वो किसकी तरफ से आया होगा, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके डायरेक्टर्स की तरफ से, तो वो यहाँ पे जो बात हो रही है ट्रांसफरर कंपनी के डायरेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे 239, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनीज, ये तो डॉक्यूमेंट संभालने की बात हो गई। ड्यूरेशन दे रखी है कुछ, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज कर नहीं सकते, ये बोला हुआ है, और कोई डेडलाइन तो मेंशन की नहीं, बस तो जब तक गवर्नमेंट अलाउ ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया लास्ट सेक्शन ब्लॉक का 240, लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर अमालगमेशन, वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, ऑफिसर्स की लायबिलिटी तो खत्म होने नहीं वाली, वो इम्प्लाइड सा पॉइंट है। उस पर ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया कंप्लीट, 230 से लेकर 240 काफी इंपॉर्टेंट इस पार्ट के लिए। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ फॉरेन वाला बात, नाइस, अच्छा याद आ गया, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, मेरे ध्यान में था 234 कराना है, मैंने बाकी रखा था बट अभी वो फ्लो में चल रहा। हाँ वो 26A मेरे माइंड में था, वो बाकी मैंने वहां से स्टार्ट किया ना, तो 234 वाला स्किप हो गया। देख लेते हैं, इसमें तो कुछ इतना डिटेल में है भी नहीं। मर्जर अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी विद फॉरेन कंपनी, इसको क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी बोल रहे हैं, आगे इसका अलग से चैप्टर भी है तो उसके अंदर भी बात होने वाली है, यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं, कुछ बोला हो तो स्पेसिफिक। The provisions of this chapter, unless otherwise provided under any other law for the time being in force, shall apply mutatis mutandis to the scheme of merger and amalgamation between companies registered under this act and incorporated in the jurisdiction of such country as may be notified from time to time by the central government. तो इस चैप्टर के प्रोविजंस जो अभी तक हमने पढ़े वही सारे अप्लाई होंगे जब तक इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से ना बोला। अगर कहीं पे कुछ अलग से स्पेसिफाई किया, जो अनलेस वाला पॉइंट है ना, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो फिर वो फॉलो होगा, और कुछ नहीं बोला हो तो ये फॉलो होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका जनरल हो गया, और कहीं कुछ स्पेसिफिक बोला होगा तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे, अदरवाइज अभी आपने जितना पढ़ा है वो सारा यहाँ पे भी म्यूटेटिस म्यूटेंटिस करके एप्लीकेबल हो जाएगा, उतना बता दिया। Provided central government may make rules in consultation with the Reserve Bank of India in connection with merger and amalgamation provided under this section, ठीक है, वो भी हो सकता है। Subject to the provisions of any other law for the time being in force, a foreign company may, with the prior approval of RBI, merge into a company registered under this act or vice versa, and the terms and conditions of the scheme of the merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash or in depository receipts or partly, as the case may be as per the scheme। बहुत बेसिक पॉइंट था, मतलब किसी भी टाइप का मर्जर हो रहा हो, इंडियन कंपनी फॉरेन में मर्ज हो रही है, वाइस वर्सा, जो पेमेंट करना है सामने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो पेमेंट या तो कैश में हो सकता है, या डिपॉजिटरी रिसीट्स में हो सकता है, या पार्शियली हो सकता है। डीआर वाला पार्ट आने वाला था, एक फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, एडीआर जीडीआर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे रिलेट हो गया, तो इम्प्लाइड सी बात है, तो बहुत सिंपल पॉइंट था। वो बैरेट की लैंग्वेज है इसलिए इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, बाकी बात तो कुछ भी नहीं थी उसमें, सिर्फ पेमेंट कैसे होगा वही बोला है, फॉरेन कंपनी क्या होती है वो समझाया गया। और इसी बात को समझाते हुए आपको मिलेगा रूल, तो इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको एक बार ट्राई करना है तो कोशिश कर सकते हो, वही बात को फिर से समझाया कुछ 1-2 फॉर्म नंबर्स के साथ। अभी पढ़ना है तो 2 मिनट लेके अभी पढ़ लो, टॉपिक खत्म हो जाएगा, बैकअप ही कर लो, आप ही पढ़ लो, नहीं समझ आया तो बोलो। हो गया, पढ़ लिया, है कुछ डाउट, नया पॉइंट कुछ मिला हो, क्लियर पूरा? चलो, तो ये 1.6 वाला तो यहाँ पे अपना कंप्लीट है, 240 तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं।